नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी एनके 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आज की जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा बाजार में कल जैसी रिकवरी देखने के लिए मिली, उसके बाद में बाजार रुक नहीं पाया। क्यों नहीं रुक पाया, उसके विषय पर चर्चा कर लेंगे। कल विदेशी संस्थागत निवेशकों की जो बिकवाली खरीदारी हमने जैसे कि कल देखा कि कब अभी तक की सबसे छोटी बिकवाली की है एफआईआई के द्वारा, लगभग 1681 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी कल। और डीआईआई ने लगभग 3500 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी की थी। उस पर नज़र डाल लेंगे। और हमारी जो ट्रेड डील है अमेरिका को लेकर के वो कहाँ तक पहुँची है, वहाँ कहाँ अड़चने आ रही हैं, अड़चनों की समस्या क्या है, उन समस्याओं का निदान क्या है, भारत सरकार क्या कर रही है, और जो मानसून सत्र है उस सत्र की बैठक में सरकार के जो कानून लाने वाली है उनके ऊपर क्या क्या चर्चाएं हुई, ये आज का विषय रहेगा। दूसरा रहेगा जो भारत के अभी वर्तमान में तत्कालीन पूर्व राष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया है। वो अपने स्वास्थ्य कारणों के चलते अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। उससे पहले आज थोड़ा सा सोने पर नजर डाल लेते हैं। बाजार के अंदर बज रही अनसर्टिनिटी को देखते हुए जो सोना है वो 99,350 रुपये में बना हुआ है। बात करें चांदी की, तो चांदी अभी लाइफ टाइम हाई पे आ गई है। लोगों की तो चांदी चांदी हो गई है, ऐसा सब लोग बोलते हैं, तो ऐसा लग ही रहा है कि चांदी हो गई है। आज चांदी का जो मार्केट भाव है वो है 1,15,850, मतलब अभी तक की स्थिति में सबसे लाइफेस्ट हाई रहा है। बात करें रुपये की, तो जिस तरह से एफआईआई लगातार बिकवाली कर रही है उसके चलते हमारा जो रुपया है वो रुपया कमज़ोर हो गया। लगभग 86 रुपये 35 पैसे का हमारा रुपया आ गया है डॉलर के मुकाबले। बात करें मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी इंडेक्स विक्स की, तो विक्स जो है 12 पॉइंट कुछ पे आ गया है। मतलब विक्स थोड़ा सा वोल्टाइल कर रहा है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। जब तक विक्स जो है 10 से 15 के बीच में रहे, जब तक ये समझ लो कि मार्केट के अंदर जो आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन नहीं है। दूसरा क्या है, जो हमारा डॉलर, अगर बास्केट ऑफ करेंसी की बात करें तो लोगों की जो पहुंच है वो डॉलर से कहीं ना कहीं हट रही है। डॉलर मजबूत हो रहा है क्योंकि रुपया कमज़ोर हो रहा है, रुपया कमज़ोर हो रहा है क्योंकि जो एफआईआई है वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। डॉलर 98 दशमलव कुछ पे पहुंच गया है, उसीलिए हमारा रुपया 86 रुपये 35 पैसे हुआ है। मतलब हमारा रुपया डॉलर के अगेंस्ट में कमज़ोर हो गया है। बात करें क्रूड ऑयल की, तो साथियों क्रूड ऑयल $59 प्रति बैरल पे बना हुआ है। तो अगर ग्लोबली बात देखें तो अभी सब शांति है, लेकिन शांति रहने नहीं देते डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने कसम खा रखी है, मैं जब भी बोलूँगा कुछ तो बुरा बोलूँगा। डोनाल्ड ट्रंप के सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका के साथ में भारत या ब्राज़ील या चाइना इनकी डील नहीं होती है तो इनके ऊपर ऐसा टैरिफ लगाया जाएगा कि इनकी जो इकोनॉमी है वही कोलैप्स कर जाएगी। इसी के चलते आज आपने देखा होगा जो स्टॉक है उनके अंदर भारी भरकम देखने के लिए गिरावट मिली। अगर बात करें वर्धमान टेक्सटाइल की, तो वर्धमान टेक्सटाइल के आज रिजल्ट आए हैं, जिसमें अगर बात करें इनका आय, तो आय भी घट के आई है। इनकी 3386 करोड़ रुपए की आय हुआ करती थी, वो घट के आ गई है 3309 करोड़। और इनकी बात करें एबिटा की, मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स मार्जिन जो होता है, मार्जिन भी इनका घट के आया है। लगभग 15.5 पे उनका मार्जिन हुआ करता था, 15 दशमलव कुछ का, तो मार्जिन घट के हो गया है 13.6 का। तो मार्जिन घटा है और आय भी घटी है, तो जाहिर सी बात है नेट प्रॉफिट भी घटा ही होगा। तो नेट प्रॉफिट जो इनका 239 करोड़ रुपए का हुआ करता था, वो साथियों घट के आ गया है 207 करोड़ के आसपास। मतलब नेट प्रॉफिट भी घटा है। वर्तमान टेक्सटाइल की ये अनुमान रहे हैं, कोई ज़्यादा मिले जुले नतीजे देखने के लिए मिले। अगर बात करें वैम 61 की, तो वैम 61 जो है उसमें 1000 करोड़ रुपए की डील हुई है, और उसी डील के चलते आज आपको स्टॉक दिख रहा था कि बम, मतलब अच्छी खासी गिरावट के साथ 6% गिरावट के साथ में कारोबार कर रहा था। बात करें भारत और अमेरिका के अंदर जो ट्रेड डील को लेकर वार्ता चल रही है वो किस मुकाम पे पहुंची है, तो लगभग 5वें दौर की जो बात है ना वो पूरी हो चुकी है और वो भी अंतिम चरण में है। और अब भारत अमेरिका जो गई हुई अपनी भारत के एक डेलीगेशन था वो वापस भारत आ गया है। अब फिर से एक अमेरिका का डेलीगेशन, मतलब अमेरिका की एक टीम है जो कि भारत आएगी, और वो अगस्त में आएगी। शायद 6ठे दौर की जो बैठक है वो भारत के साथ में होगी। तो इससे दो बातों की पुष्टि हो जाती है कि भारत की जो 1 तारीख की डेडलाइन है, 1 अगस्त की जो डेडलाइन दे रखी है डोनाल्ड ट्रंप ने, यहाँ तक तो डील होगी नहीं। शायद कुछ ऐसे चुनिंदा पेच हैं जहाँ पे पेच फंसा हुआ है, भारत सरकार झुकना नहीं चाहती। फार्मास्यूटिकल, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप बोल चुके हैं कि फार्मास्यूटिकल पर टैरिफ लगा दूंगा, पहले छोटा टैरिफ लगाऊंगा, उसके बाद बड़ा टैरिफ लगाऊंगा। लेकिन छोटे में कितना छोटा, भाई उनके लिए कितना छोटा, हमारे लिए कितना बड़ा है। सपोज करो वो बोल दें कि मैं तो यार 20% लगा रहा हूँ, तुम पे बहुत छोटा टैरिफ है, लेकिन भारत के लिए वो 20% बहुत बड़ा हो जाता है। तो पहले ये देखने योग्य बात रहेगी, छोटा वो बोल रहे तो कितने छोटे को छोटा बोल रहे हैं, पहली बात तो ये है। दूसरा, फार्मास्यूटिकल के साथ साथ में भी अब जैसे अभी तक जो धक रहा है, अगर बात समझे कि अभी क्या सिचुएशन है, तो अभी तो ठीक है ना, ज़्यादा बुरा है ना। अभी जो भी आज नतीजे आए हैं ना साथियों, वो नतीजे आए हैं बिल्कुल मिले जुले। मतलब आपको देखने में लग रहा होगा कि पंजाब नेशनल
बैंक जो पीएनबी हाउसिंग है, वो हेवल्स हैं, इनके जो नतीजे हैं वो एक तरह से मिले जुले हैं, या कि ऐसा समझ लो कि खराब ही नतीजे आए हैं जनरली। अगर मतलब मैं आपको बताऊं, आज महानगर गैस है, महानगर के रिजल्ट का आप देखोगे तो लगेगा कि यार रिजल्ट तो वो अच्छे दिख रहे हैं, बट वो अच्छे नहीं है साथियों, जनरली वो खराब है। जब उसके आप बैलेंस शीट को पढ़ोगे, अंदर जाकर पढ़ोगे सरकार की दी हुई जो उनकी पॉलिसियाँ हैं, उनमें जो उन्होंने पैसा यूटिलाइज़ किया है, उसे आप जाकर पढ़ोगे तो ये पाओगे कि वो जो रिजल्ट है वो ख़राब है, ना कि अच्छा है। पहली बात तो ये है। दूसरा, रिजल्ट सेशन बहुत ही सुस्त आ रहा है। सुस्त रिजल्ट सेशन से जो इंडिविजुअल स्टॉक है ना, वो तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो से आप समझ लो ना इंडेक्स वाइज स्टॉक है वो नहीं बढ़ रहे। मतलब पहले आईटी स्टॉक भाग गए, फिर उसके बाद में तुम्हारा ऑटो रिलेटेड स्टॉक भाग गए, एफएमसीजी ये भाग गए, उसके बाद में तुम्हारा जो माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड छोटे थे या जिनसे बैंकों को आरबीआई की रेपो रेट घटने से फ़ायदा होने वाला था, वे स्टॉक भाग गए। तो ऐसा केवल चुनिंदा स्टॉक भाग रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि जो केमिकल से रिलेटेड स्टॉक है ना, उनके अंदर मूवमेंट नज़र आ रहा है। जिन कंपनियों का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, अब जो है ना मार्केट ना रिजल्ट के ऊपर वो नहीं कर रहा कि क्या रिजल्ट चल रहा है। अब जो मार्केट रिएक्ट कर रहा है ना साथियों, रिजल्ट के बाद में जो कंपनी गाइड्स दे रही है कि आने वाले फ्यूचर में वो क्या कर सकती है, उसके बाद ही वो उस तरह का कुछ सेगमेंट आ रहा है, उसी के ऊपर वो एक्शन ले रहे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा, आपने देखा होगा जोमेटो, भाई जोमेटो इतना भागा, कारण क्या रहा? जोमेटो की अब जो ब्लैंकेट है उसके उससे ज़्यादा रेवेन्यू हो गया, कंपनी खुद प्रॉफिटेबल है, कंपनी में 1 से ज़्यादा करोड़ के जो है ऑर्डर लाए हैं, मतलब अच्छा हुआ है कंपनी के लिए ऑल ओवर सभी तरफ से। कंपनी जो पिछले 3 सालों से लॉस में चल रही थी, इस बार कंपनी ने अपनी वो उसमें अनुमान जताया कि हो सकता है इस बार हम प्रॉफिट में आ जाएं, तो इसलिए ये भी चलते कंपनी को कहीं ना कहीं बूस्टर डोज मिला। अब बात करें रिटेलरों की, तो रिटेलर कहाँ है? देखो क्या है, जो इंडेक्स है ना, आप अगर लार्ज कैप की बात करोगे तो लार्ज कैप स्टॉक जो है वो, अगर कोई परफॉर्म की बात करें तो लार्ज कैप स्टॉक जो परफॉर्म करते हैं एफआईआई डीआई के मुकाबले, या उनमें कोई बल्क डील आ जाए, या जैसे एचडीएफसी के रिजल्ट जनरली खराब थे, जनरल तो गिरना चाहिए था लेकिन वो भागा। तो मार्केट क्या है साथियों? इनरेशनल है। इनरेशनल मार्केट में क्या होता है कि जब मार्केट में रिजल्ट खराब होते हैं तो आपको लगता है कि स्टॉक गिरेगा, लेकिन वो भाग जाता है। जब किसी के रिजल्ट अच्छे होते हैं तो लगेगा ये भागेगा, लेकिन वो गिर जाता है, क्योंकि जो शेयर मार्केट है ना उसमें मार्केट इनरेशनल होती है। शेयर बाजार इनरेशनल होता है, जो होता है वो दिखता है, जो दिखता नहीं वो होता है। इस तरह से कुछ मार्केट में चलता है। रिटेल निवेशकों की भारी समस्या है। रिटेल निवेशक जब सोचते हैं शॉर्ट की पोजीशन बना ले, वहीं से रिकवरी आ जाती है, और जब सोचते हैं कि अब तो यार भागेगा और लॉन्ग की पोजीशन बना ले, तभी वो वहीं से गिरना चालू हो जाता है। तो जो भी एफएनओ में काम करते हैं, इंट्राडे में काम करते हैं, पहले ये देखें, अच्छे से रिसर्च करें, जो जियो पॉलिटिक्स में घट रहा है उन सब चीज़ों पर नज़र डालें कि उसका मायने क्या है, भारत में उसमें क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, बड़ बोले हैं, कुछ भी बोल देते हैं, मतलब उनको उनका माना है तो अभी बोलते हैं मुझे नहीं लग रहा भारत के साथ में डील होगी, हम तो भारत से इतना 200% का टैरिफ लगाएंगे, 500% का टैरिफ लगाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने मुंह के बड़बड़ है, वो कुछ भी बोल देते हैं, उनके पेट में कोई बात नहीं बसती। डोनाल्ड ट्रंप की एक आदत है कि एक ही बात को 3 जगह क्रेडिट लेते हैं। एक बार वो करने वाले होते हैं तब लेते हैं, एक बार जब वो कर रहे होते हैं तब लेते हैं उस बात का क्रेडिट, और एक बार जब वो कर दिए होते हैं तब लेते हैं। सेम कंडीशन अभी उससे रूस मान नहीं रहा है, रूस को धमका के प्यार से हर तरह से बोल दिया उन्होंने, रूस मान नहीं रहा तो उन्होंने बोल दिया जो भी रूस के साथ में व्यापार करेगा उससे मैं 20% मतलब 200% का टैरिफ लगा दूंगा, इतने % का टैरिफ लगा दूंगा, 50 दिन का अल्टीमेटम दे दूंगा। मतलब उनके जो सलाहकार हैं ना डोनाल्ड ट्रंप के, लगता है कि वो भी जिल्ले हिलाई वाली फीलिंग रखते हैं। उनको जिल्ले हिलाई, आप तो पूरे मतलब 195 देशों के मालिक हो, आपको ऐसा कैसे हो सकता है? तो ठीक है, लगा दो 95 इतने % का टैरिफ, लगा दो इतने % का टैक्स। बस वो जिल्ले हिलाई वाली फीलिंग जो है डोनाल्ड ट्रंप को, वो कहीं ना कहीं नुकसान दे जाती है। ऐसा है, जब अगर 5 दौरों की बात हो गई है और भारत अगर इन बातों पर टिक नहीं रहा है, मतलब भारत अगर डील नहीं मान रहा, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं भारत के जो कृषि प्रोडक्ट हैं वो हैं, और जो भारत के डेयरी प्रोडक्ट हैं वो हैं। क्योंकि जनरली अगर बात करें, आज जो भारत के अंदर गेहूं का रेट 2500 के आसपास है, 2500 रुपये कुंटल। वही अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करोगे ना वर्ल्ड में, तो वो लगभग 10 से 12 रुपये केजी का रेट है गेहूं का। तो अगर जो भारत बाहर की मंडियों के लिए गेहूं का रेट खोल देता है ना, तो बाहर से गेहूं आएंगे, और जो हमारे किसान है ना, जो कि वो 25 रुपये से ही अपने आप को सफिशेंट नहीं मान रहे, मतलब वो बोल रहे कि 25 से बढ़ाओ, एमआरपी डिक्लेयर करो इसके ऊपर, लेकिन सरकार कर नहीं रही है। तो उससे होगा क्या कि इससे किसानों की जो कमर है वो टूट जाएगी। पहले ही जो हमारी जो है ना चाइना के साथ में स्पेशल फर्टिलाइजर को लेकर के जो डिमांड है वो अटकी हुई है। हम जो यहाँ से अपने जो कंटेनर है वो भेजते हैं, लेकिन वो वहाँ से ना तो ये दोस्ता कि भेज रहा हूँ कि नहीं भेज रहा हूँ, और किसी न किसी मुद्दे पर अटका रखा है। अगर थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स में घटने वाली घटनाओं पर नज़र डालें, तो अमेरिका
कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में दादा वाली फीलिंग रखता है कि तेरा भाई जोगिंदर वाले स्टाइल में बातें करता है। दूसरा, अभी जो रूस और यूक्रेन के ऊपर इनके दोनों के सहमति समझौते थे, उन पर कहीं ना कहीं बात बनती सी नजर आ रही है, लेकिन बन पाएगी ये मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह की जो रूस से मांगे रखी जा रही हैं उनको रूस मानेगा नहीं, तो इसीलिए शायद ये भी विफल हो जाएगी। वार्ताएं जो है दोहा में, तुम्हारा ईरान और इसराइल को लेकर के भी जो दो कतर है, कतर की जो राजधानी है दोहा है, वहाँ पे मीटिंग है, लेकिन वहाँ भी लगभग वो ना की कगार पे ही है। बात सब जगह चल रही है, शांति की पेशकश हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि यार कोई मुझे नोबेल पुरस्कार दिला दे, कोई उन्हें नोबेल पुरस्कार दिला नहीं रहा है। रिटेल निवेशकों की भारी समस्या है। रिटेल निवेशक कहीं लेता है, वो स्टॉक वहाँ से गिर जाता है, वो फंस जाता है। जैसे ही स्टॉक मार्केट भागती है तो वो अपने रेट पर आता है, पहली फुर्सत में उसे बेच देता है, और बेचते के साथ ही बड़ी गहरी सांस लेता है, बोले मैं बच गया। फिर उसके बाद वो भाग जाता है वहाँ से और 2-5%, फिर वो मन ही मन किलसता है, बोले यार मुझे तो बहुत नुकसान हो गया। ये सिचुएशन आज रिटेल मार्केट की है। आज अगर बात करें, हमने आज अच्छा अचीव किया। अच्छा अचीव केवल ये किया कि हमने 25,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है ना, उसको अभी रोक के रखा है। मतलब ये मान के चलो, मार मुसलमान बनाने वाली कंडीशन है, अभी उसे संभाल के रखा है, अभी उसको नीचे की ओर ब्रेक नहीं किया। 24,800 का जो मेजर साइकोलॉजिकल लेवल है वो है, और ऊपर 25,350, ये इसी के बीच में दायरे में घूम रहा है निफ्टी। ना तो ऊपर जाने के लिए तैयार है, ना नीचे उतरने के लिए तैयार है। नीचे जाता है तो नीचे जो बैठे पुट राइडर हैं वो शॉर्ट कवरिंग ला देते हैं, ऊपर जाता है तो ऊपर। अब देखो कल है। हालांकि बात करें जैन स्ट्रीट की, तो जैन स्ट्रीट जो कंपनी है जिसने कि लगभग 43,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया था, उसको लेकर के भी काफ़ी मनसाएं लोगों में रही थी कि यार अब क्या होगा। उसने 48,000 करोड़ रुपए की सेबी को पेनल्टी दे दी, और उसके बाद वो फिर से मार्केट में आ गई। तो मार्केट में लिक्विडिटी तो बढ़ेगी, क्योंकि एक तरफ सेबी ये सोच रहा था कि यार अगर मैं इसको बंद कर दूँ, सपोज करो सेबी ये सोच रहा था कि मैं अगर इसको बैन कर देता हूँ तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कम हो जाएगी, और सेबी को ये रियल में कहीं ना कहीं आशंका थी कि लिक्विडिटी कम होने से मार्केट के अंदर वॉल्यूम की जो परसेंटेज है ना वो कम हो जाएगी। सेबी एक तरफ तो रिटेल निवेशकों को लेकर चिंतित है, सेबी जो होने वाली गतिविधियां हैं उन पर भी भारी चिंतित है। दूसरी तरफ सेबी खुद ये चाह रहा है कि यार लिक्विडिटी कम ना हो, लिक्विडिटी कम होने से जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है वो कम हो जाएगी, और बैंकों से आने वाला जो रेवेन्यू है ना वो कम हो जाएगा। अकेला एक ही की फैक्टर नहीं है कि समझो आप एक ही की फैक्टर, उसके साथ में डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं जिनको सेबी भी नज़र रखता है और ब्रोकर भी रखते हैं, और बैंकिंग में काम करने वाले लोग भी नज़र रखते हैं, क्योंकि उससे नुकसान तो ऑल ओवर सभी को हो रहा है ना। तो इसलिए सेबी के साथ में जो ब्रोकर थी उनकी मीटिंग चालू हुई थी कि भाई इस मामले को निपटाया जाए, लेकिन देखा जाएगा ये क्या होगा। अब बात करें अगर मार्केट की, जस्ट 1 मिनट साथियों, बजाज फाइनेंस को लेकर बात करें तो बजाज फाइनेंस जो है, बजाज फाइनेंस के जो मतलब अनूप कुमार शाह थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और उनके जगह पे आप जो दूसरे पदभार संभालेंगे। बात कर लेते हैं आज थोड़ा सा विस्तार से जो संचालन आज आने वाले नतीजे की। तो आज महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के नतीजे आने वाले हैं, और तुम्हारा आज डिक्सन टेक्नोलॉजी के भी नतीजे आ रहे हैं, और आज नतीजे आने पर रहेगी तुम्हारा पेटीएम पर नज़र। पेटीएम ने भी जो लाइफ हाई का था वो भी अपना अभी तक का, तो दिसंबर के बाद से जो उन्होंने सबसे ऊपर वाले स्टॉक पे काम कर रहा है। एसबीआई के नतीजे आएंगे नेक्स्ट वीक में, ज़्यादातर जो एफएनओ के कारोबार से जुड़े हुए नतीजे आएंगे, पूरी ग्लोबल मार्केट में घटने वाली घटनाओं पर नज़र रहेगी। लेकिन जहाँ एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं भारत के लिए एक अचीवमेंट की बात है कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोलते हैं तो मुंह खोलते हैं तो कुछ तो बुरा बोलते हैं। ये भारत के लिए काफ़ी नेगेटिव वाली बात है, क्योंकि अगर भारत इस तरह की गतिविधियों से बच जाता है, क्योंकि अभी केवल एफआईआई बेच रहे हैं, अभी पैनिक की सिचुएशन नहीं है, लेकिन अगर एफआईआई ने बेचने के साथ साथ में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई नेगेटिव खबर आ जाती है कि यार मैं भारत के ऊपर 200% का टैरिफ लगा रहा हूँ, यार मुझे नहीं लगता भारत के साथ डील होगी, या ऐसा वैसा कुछ भी तमाम बातें बोल देते हैं, तो जो भारत के अंदर जो रिटेल निवेशक है ना, जो समझदार निवेशक है ना, उनका सब्र बांध तोड़ देता है। उनको क्या है, वो रुपये में ट्रेड करते हैं, परसेंटेज में ट्रेड नहीं करते। अगर उन्होंने 500 रुपये का स्टॉक लिया और वो गिर के 495 में रहेगा, तो बोलता है यार 1 लाख के 5,000 तो गए, तो वो सोचता है हटाओ यार, तो बेचो, सब धंधा बंद करो। तो इसीलिए अभी जो रिटेल निवेशक है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपनी सिचुएशन को बनाए रखा है, धीरे धीरे छोड़ जरूर रहा है। आज भी कुछ पैनिक देखने के लिए मिला, आपको देखने के लिए मिला। जो स्मॉल कैप मिड कैप है ना, उनमें आज बिकवाली देखने के लिए मिली। कल अच्छी खासी रिकवरी थी। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक जो थे वो जरूर अच्छे मूवमेंट के साथ में कारोबार कर रहे थे, लेकिन ऑल ओवर ग्लोबल में देखें तो अगर जो निफ्टी है, निफ्टी एक दायरे में कारोबार कर रहा है, बैंक निफ्टी, और साथ साथ में जो इंडिविजुअल जो माइक्रो कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक है ना, वे काफ़ी 2-2, 3-3, 4-4% गिर के बंद हुए हैं। उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण रहा
वो रहा रिटेल निवेशकों के अंदर पैनिक क्रिएट होना कि अगर हम जो हमारी 5 चरणों की बात थी वो भी नहीं हो पाई है, अभी हमारी फिर से जो अमेरिका गया हुआ डेलीगेशन था वो वापस आ गया, मतलब बात नहीं हुई है। तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं बात अटकी है, और बात अटकी है मतलब कुछ भी बुरा हो सकता है। तो इसलिए घबराहट आ रही है लोगों के अंदर। तो FNO इंटरडे ना करें। अगर आपको शेर खान के साथ डीमेट अकाउंट खुलाना है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मेरी ब्रांच में खुलेगा। जो मोरल सपोर्ट होगी वो मैं आपकी करूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।